अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 8 सुनो किशोरी, लेखिका आशा रानी बोहरा। आज इस पार्ट का हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले एक भाग में हमने देखा कि किस प्रकार लेखिका अपनी पुत्री का पत्र पाकर, सुगंधा का पत्र पाकर बहुत खुशी जाहिर करती है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उसके मन में जो दो तरफा के जो सवाल उठे हैं उसने अपनी माँ को बताए। साथ ही में जो लेखिका अपनी बेटी को अपनी भारतीय संस्कृति परंपराओं के बारे में भी समझाती है और यहाँ तक उसे सलाह देती है कि यदि उसे इस बारे में ना ही मालूम हो तो वह अपने कॉलेज के पुस्तकालय से साहित्य संबंधी जो है किताबें पढ़कर अपने भारतीय संस्कृति, अपने मूल्यों को पहचाने। और उसकी जो मित्र है, सहेली है रचना, सुगंधा की सहेली जो रचना है, उसके बारे में भी समझाते हुए कहती है कि वह उसे सही मार्गदर्शन दिखाए यदि वो अपने रास्ते से भटक गई है। तो आइए आगे देखते हैं। परिच्छेद कुछ इस प्रकार है। तुम अपनी सहेली रचना को ये समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को रचना के बारे में समझाते हुए कहती है कि तुम रचना को समझाओ, जो क्रांति अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, परंतु एक छोटी सी भी क्रांति करने के लिए जो है वह बहुत ही कठिन है। एक ही झटके में और यूं ही उससे घबरा कर एक ही झटके में हार कर बैठ जाना भी तो क्या है, मूर्खता है। फिर अभी तो वो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, उसने अभी तो कॉलेज में कदम रखा है, पहला साल ही है उसका, अभी तो उसके सामने 3-4 साल बाकी है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी तो उसने अपने पढ़ाई का जो है जीवन प्रारंभ किया है कॉलेज का, तो उसे अभी ऐसे ही बीच में ये सब बातें ना करते हुए प्रेम प्रसंग की बातें को छोड़कर भूल कर क्या करे, वह सोच समझकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाए। जो वो प्रेम में पड़ी हुई है तो वहाँ पर उसको धैर्य से काम लेना है। नेक्स्ट परिचित। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह एक दूसरे को देखे जाने जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यहाँ पर वह बताती है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि उनके सामने समय पूरा पड़ा हुआ है और इन समय में वह एक दूसरे के साथ में प्रेम में ना पड़कर मित्रों की भांति एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे को देखे जाने, एक दूसरे को जांचे परखे, एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं बने। राह का रोड़ा ये मुहावरा है जिसका अर्थ है रास्ते का बाधा होना। तो एक दूसरे की रास्तों में, एक दूसरे की प्रगति में, विकास में वह रोड़ा नहीं, बाधा नहीं बने, बल्कि प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहयोगी बने, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा बने, आदर्श बने, ताकत बने और विकास में सहयोगी करें। फिर अपनी पढ़ाई की पूरी समाप्ति के बाद में यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्वता लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति कठिन न होगी न असफल। वह एक दूसरे का सहयोग करे और पढ़ाई खत्म होने के बाद में भी अगर वो एक दूसरे के साथ में लगाव महसूस करे, अट्रैक्शन महसूस करे, उन्हें लगे कि इतना निकट रहने के बाद में भी उनके सामने एक दूसरे की जो आई हुई कमियां गलतियों में भी, उसके बाद में भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आती है, तो वो एक दूसरे की उन समस्त खूबी कमियों को स्वीकार ले, तो यह उनके लिए असफल बात नहीं होगी।
नेक्स्ट, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करना चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती, क्रांति नहीं। यहाँ पर लेखिका समझाती है कि दोनों को ही सोच समझकर धैर्य संयम से कार्य लेना है। जब तक उनको दोस्त बने रहना है, धैर्य से प्रतीक्षा करना है। इस बीच अगर पूरे जतन के साथ एक दूसरे को स्वीकार कर ले, स्वयं को तैयार कर ले, अपना कैरियर बना ले। बिना तैयारी के कोई भी जल्दबाजी से उठाया गया कदम क्या होता है, असफलता ही देता है। और पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल भी उनकी क्या होगी, बेवकूफ़ी होगी। कोई परिवर्तन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, कोई क्रांति नहीं होगी। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए, और ऐसा अगर उन्होंने किया तो निश्चित है कि उन्हें असफलता ही मिलेगी। जल्दबाजी में तो उन्होंने फैसला कर लिया, पर बाद में जैसे जैसे उनके जीवन में जो परिवर्तन होगा उससे उनको जल्दबाजी का महत्व समझ में आएगा। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे काम के लिए उठाया कदम भी क्या होता है, असफल ही होता है, सफलता नहीं देता है। ये तो ज़िंदगी का अहम सवाल, उनके सामने तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तो उन्हें बहुत ही धैर्य संयम के साथ में सोच समझकर अपने जीवन का सही फैसला लेना है। आगे यूँ है, मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता ना करने का जो तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना काफ़ी ही नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी शैली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। यहाँ तक कि लेखिका अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण नादानी पूर्व जो वह कार्य कर रही है उसमें तुमने जो सहायता ना देने का निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, वो बहुत ही क्या है, काफ़ी अच्छा है। पर इस बात में तुमको डटे नहीं रहना, तटस्थ नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है। यदि सच्ची में तुम उसे अपनी सहेली मानती हो तो उसका अच्छा बुरा, हित अहित, उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये देखना तुम्हारा काम है। यहाँ तक कि उसमें हस्तक्षेप, उसमें दखल अंदाजी भी देना तुम्हारा काम है। पर रचना को इसके लिए दोष देने की भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना, दूर होना, ये मुहावरा है, इसलिए संभल कर बात करनी होगी, सूझबूझ से बात संभालनी होगी। यहाँ पर लेखिका समझाते हुए कहती है कि रचना को इसमें कोई दोष नहीं है और तुम्हें बहुत ही धैर्य और संयम से काम लेते हुए उसे अच्छे और बुरे बातों के बारे में समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। हो सकता है कि प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर ये हो कि तुम जो भी उसे बात कह रही हो वो बुरा मान ले और तुमसे कन्नी काटने लगे, तुमसे दूर हो। इसके लिए उससे बहुत संभाल कर ही बात करनी होगी और सूझबूझ के साथ ही काम लेना होगा। दोष अकेली रचना का भी नहीं है, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। उसकी उम्र ही ऐसी है, नादान सी उम्र जिसको कहा जा सकता है, या उसके परिवेश का है जहाँ वह रहती है, जिसमें उसे संभल कर चलने का संस्कार नहीं दिए, उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। ये उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। जब उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही प्यार नहीं मिलता परिवार से, तो ऐसे में वह बहक कर किसी अनजान व्यक्ति, किसी युवक के प्यार में वो उसकी मीठी मीठी बातों को ही सब कुछ अपना समझने लगती है। उनके बहकावे में आकर वो उनको ही सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रूमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में वो क्या कर बैठती है, मूर्खता कर बैठती है। और पछतावा तो उन्हें तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। तो यह उनकी अकेली उसका दोष नहीं है, जहाँ वह रहती है, जहाँ उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, उसका भी दोष हो सकता है। आगे,
इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह से संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लेखिका कहती है, यदि उसे अपने परिवार से जो स्नेह, प्यार, संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वह उससे आज़ाद है, तो आज़ादी के इस नाम पर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही क्या हो चुकी है, अहमियत अपने आप को दे रही है और अपने आप को अहमियत देगी। और वो अपने घर वालों को ये सारी अहमियत ना देते हुए उनको बातें नहीं बताएगी, तो उसका फिसलना क्या है, संभावित है, वो अपने रास्ते से हट सकती है। अपने में अकेली पड़ गई है। लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। वो पिछली जो उसके साथ उसके परिवार का जो हिस्सा बना रहा है, वो सब भूलकर एक झटके में ही उस लड़के को अपना हमराज समझने लगती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। ऐसे में उसका परिवार का सहयोग उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका सही मार्गदर्शन होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये उसके परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ वो अपने परिवार से इतनी जुड़ी हुई नहीं है। वो उनसे कटी होने के साथ यदि सचमुच ऐसा ही है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम करना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में भी दरार आ सकती। हो सकता है तुम उसे समझाने जाओ, तुम्हें समझाना तो उसे बहुत ही आसान तरीके से है, वरना क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारी दोस्ती में क्या आ जाए, दरार आ जाए, आपस में अनबन हो जाए। पर इस बात का तुम्हें धैर्य से संभल कर ही कार्य करना होगा। एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। यदि तुम वाकई में उसकी अच्छी सहेली हो तो सबसे पहले तुम्हें उसके परिवार के बारे में, उसके परिवार के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लगे कि वो अपने परिवार से कटी हुई है, तुम्हें लगे कि वो अपने परिवार से ज़्यादा जुड़ी नहीं है, वो अपनी मन की बातें अपने परिवार को नहीं बताती है, वो अपने, हो सकता है वो किसी डर की वजह से भी नहीं बता सकती, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। तुम उसको उसके परिवार से लगाव समझाओ। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो कि वो अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं से खुलकर बात करे, अपनी माँ से बात करे और उन्हें सलाह ले, उनकी सलाह ले, अपनी माँ को अपना जो है राजदार बनाए। यदि उसकी माँ इस योग ना हो या वो इस चीज़ को ना समझ रही हो तो वो अपनी बड़ी बहन या भाभी का भी सहारा ले सकती है, उनका निर्देशन ले सकती है। यह भी ना संभव हो तो वो अपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। कोई तो राजदार हो जिसको वो अपना क्या है सारे राज बता सके, सही मार्गदर्शन ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। जो उसने कदम उठाने हैं, जो उसने फैसला ले लिया है जाने अनजाने में, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने परिवार को अपनी राज बताकर उनके सही सलाह ले। नहीं तो तुम तो हो, अगर वो सबको भी नहीं बताना चाहती तो तुम उसकी एक अच्छी सहेली हो, तुम उसके राज समझो, उसकी बातों को समझो, उसको सही निर्देश दो ताकि वो अपने जीवन सफल कर सके। ऐसे समय वो तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। हो सकता है वो तुम्हारी बात को सुनकर वो प्यार में इतनी पड़ी हुई है कि वो हो सकता है तुम्हारी बात को ना समझे, गलत समझे, परंतु तुम्हें इसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसको प्यार से समझाओ। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी, अकेली पड़ जाएगी। वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। यहाँ पर लेखिका अपनी
बेटी सुगंधा को समझाते हुए रचना के बारे में कहती है कि तुम एक अच्छी उसकी एक वेल विशर और शुभ चिंतक हो, सहेली के नाते तुम्हें ऐसे समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना है। हो सकता है वो तुम्हारी बात का बुरा माने, पर तुम साथ छोड़ दोगी और टूट जाएगी, वो अकेली पड़ जाएगी। वो अपने परिवार को भी नहीं बता सकती, तुम्हें अपना समझ कर बताती है तो तुम हो सकता है उसकी बातें, तुम्हारी बातें उसके मन में बुरी भी लगे, परंतु तुम्हें उस धैर्य से काम लेना है, तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना है। तुम अगर उसका साथ छोड़ दोगी तो वह और क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, टूट जाएगी। जब अकेली पड़कर वो उधर जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जो उसके लिए उसके हित में नहीं है, जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो, तो यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। तुम्हें यहाँ धैर्य और संयम से काम लेकर अपनी सहेली को सही मार्गदर्शन देना है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़की से भी किसी समय बात कर सकती हो। अगर तुमको लगता है कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है अपनी सहेली के लिए कुछ करने के लिए, तो वो उसके दोस्त प्रेमी मित्र से तुमको मिलना होगा, उससे बातें करनी होगी, उसकी मंशा मतलब उसके मन में क्या है, उसकी क्या इच्छा है जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत कराओ, उसके बारे में जानो और अपनी सहेली को बताओ या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने के लिए परामर्श दे सकती हो। यहाँ तक कि तुम उसे सलाह दे सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का जो निर्दोष है, वो निश्चल है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो वाकई में ही अपने रास्ते में क्या है, सच्चा है, अडिग लगता है, तो दोनों को सलाह दो, दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने के लिए, वेट करने के लिए कहो, और जब तक वह दोनों केवल दोस्त बने रहे, एक दूसरे को सहयोग करे, विकास में सहभागी बने, और उनको प्रतीक्षा करने का परामर्श भी, सलाह भी दे सकती हो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। यहाँ पर भी तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उसे कोई गलत कदम ना उठाने का वायदा लेना होगा। कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके परिवार को भी क्या हो, परेशानी का सामना करना पड़े, उससे तुम्हें वायदा लेना होगा। वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा है कि यह तुम्हारी सूझबूझ समझ की भी परीक्षा होगी। यहाँ पर तुम्हें भी संयम से, सूझबूझ से, समझदारी से, धैर्य से काम लेना होगा अपनी सहेली को समझाने के लिए, उसका जीवन सफल बनाने के लिए। ये तुम्हारा दोस्ती के नाते तुम्हारा कर्तव्य है। और एक बात ये मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी है इसलिए दी जा रही है। ये सिर्फ बेटियों के लिए सलाह नहीं है। ये सलाह विमर्श जो परामर्श है वह सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है। ये सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी, अपने बेटे को भी देगी, क्योंकि वह चाहती है उसका जीवन सफल बने, अपने जीवन में वो आगे बढ़े, उसका जीवन में सही उपयोग हो। ये बातें बेटा बेटी दोनों के लिए ही लागू होती, दोनों के लिए ही समान है। इसके लिए मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। मैं चाहती तुम धैर्य से समझाकर उन दोनों को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दो। मैं तुम्हारे परिणाम की, रिजल्ट की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी जरूर दोगी ना तुम्हारी माँ। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से जो है आशा रानी वोहरा ने जो नई पीढ़ी में भटकते हुए जो लड़के लड़कियों के बारे में समझाते हुए कहा है, तो इस प्रकार से ये पाठ जो है समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।